बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले हम सुफ़न अदबी फ़ोरम के प्रेसिडेंट मोहतरम दबीर अब्बास सैयद साहब और आज की इस नशिस्त में निज़ामत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाली शख्सियत अज़ीज़म जंजुआ साहब और हम सुफ़न अदबी फ़ोरम भलवाल के जितने भी कारपरदाज़ान हैं और आप लोग इस वक्त जो सामीन की हैसियत से इस हॉल में तशरीफ़ रखते हैं, सब का बहुत ही ज़्यादा ममनून हूँ कि मुझे आज इतनी अच्छी उम्दा संजीदा और वक़ी नशिस्त में आप लोगों से एक बुनियादी मौजू पर कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका मिल रहा है। मुझे सबसे बड़ी ख़ुशी तो ये है कि भेरा में इस तरह की सरगर्मियाँ मौजूद हैं, हो रही हैं और उसमें नौजवानों की जो पार्टिसिपेशन है वो भी ख़ासी हौसला अफ़ज़ा है। इससे पहले भी भेरा में मुख्तलिफ़ फ़ोरम्स पर मुख्तलिफ़ इदारों में मुझे चंद दफ़ा गुफ्तगू करने का मौका मिला, तो मुझे इस पर ख़ुशी भी है और कुछ ना कुछ हैरत भी है कि बड़े शहरों से ख़ासा दूर है ये शहर, लेकिन बावजूद इसके इस शहर के लोगों में इल्म के साथ एक लगन और एक जिसे आपको कहना चाहिए फ़िक्री संजीदगी, इसका मतलब काबिल लिहाज काबिल तहसीन सतह तक ये चीज़ें यहाँ के लोगों में पाई जाती हैं। और भेरा ने माजी में बड़ी बड़ी शख्सियात भी पैदा की हैं, दीनी उलूम में भी, अदबियात में भी। तो खैर, तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका। मौजू मुझे ये दिया गया है कि अंग्रेज़ी में जो क्लासिकी शायरी है और रोमानवी शायरी है, मैं उसके कंपैरिज़न पर कुछ बातें अर्ज़ करूँ। वक्त चूँकि बहुत मुख्तसर है तो मेरे लिए इस मौजू के साथ इंसाफ करना तो मुमकिन नहीं होगा। शायद मैं बहुत सारी बातें जो कहनी ज़रूरी हैं वो भी आप लोगों के गोश गुजार न कर सकूं। एक जनरल सी आउटलाइन विद सर्टन बेसिक इश्यूज़ वो मैं कोशिश करता हूं कि आपके सामने पेश कर सकूं। मौजू हमारा है क्लासिसिज़म रोमांटिसिज़म इनका कंपैरिज़न। मालूम है आप लोगों को कि कंपैरिज़न में हम सिमिलैरिटीज़, डिफरेंसेस वगैरह हाईलाइट करते हैं, देखते हैं कि इन चीज़ों के आपस में कोई भी दो चीज़ें बीइंग कंपेयर्ड, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इन दो चीज़ों के आपसी इश्तराकात क्या हैं और इन चीज़ों के इख्तिलाफ़ात क्या हैं। तो वो पूरे तरीके से कंपैरिज़न बन जाता है और बात आपकी समझ में आती है। इसकी ज़रूरत कंपैरिज़न की इसलिए पड़ती है कि ताकि जो अंडरस्टैंडिंग की क्लैरिटी है और जिस बिल्कुल दुरुस्त दाविये से आपको एक आइडिया को या एक मूवमेंट को या एक स्कूल ऑफ थॉट को या एक लिटरेरी ट्रेडिशन को अप्रोच करने की ज़रूरत होती है, वो एंगल एस्टैब्लिश हो जाए, वो एंगल आपके पास आ जाए, ताकि आप चीज़ों को मिसअंडरस्टैंड न करें और चीज़ों के समझने में किसी कन्फ्यूजन का शिकार न हों। तो ये कंपैरिज़न इसलिए हम कर रहे हैं क्लासिकल और रोमांटिक पोइट्री का। अंग्रेज़ी अदब की जो अहमियत है, आज की नशिस्त रखे जाने की जो मानवियत मेरी समझ में आ रही है, ज़ाहिर है कि हम लोग यहाँ अंग्रेज़ी नहीं बोलते, हमारे यहाँ अंग्रेज़ी में कोई बहुत मेन स्ट्रीम लिटरेचर क्रिएट नहीं होता, अगरचे होता है। यानी हमारे यहाँ भी जो राइटर्स हैं वो अंग्रेज़ी शायरी या नावल या शॉर्ट स्टोरीज़, कुछ उसमें ऐसे भी लोग हैं जो नॉन नेटिव में ज़रा लीडिंग उनकी हैसियत है, लेकिन हमारा जो मेन स्ट्रीम लिटरेरी ट्रेडिशन है वो बहरहाल उर्दू में ही है। तो बावजूद इसके ये नशिस्त आपके यहाँ अंग्रेज़ी अदब पर रखी गई है, तो इसकी मानवियत भी समझनी चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि पिछले तकरीबन 150 साल से हमारे ना सिर्फ ये कि जहन पर बल्कि हमारे ज़ौक़ पर भी जिस चीज़ को एक डिफ़ाइनिंग और बाइंडिंग हैसियत हासिल है वो मगरिब का टेस्ट है और वेस्ट की
थाट है। यानी पिछली 1.5 सदी से वेस्टर्न थाट हमारे माइंड को, हमारे इंटेलेक्ट को, हमारे इल्म को सिर्फ डिफ़ाइन ही नहीं कर रही, मुतय्यन कर रही है। और हमारे जो अदबियात हैं वो भी, अगर आप पिछली 1.5 सदी की उर्दू अदब की तारीख़ भी उठाएं तो उर्दू अदब में उठने वाली हर तहरीक तकरीबन ख़ुद यूरोप से, मगरिब से उठने वाली जो अदबी तहरीक हैं या तहरीकें कह लीजिए, अगर अरबी ज़्यादा बोझल महसूस हो तो ये जो तहरीकें हैं उनसे इंस्पायर्ड है। तो ये एक मानवियत भी है कि हम अगर हमारे आज के ज़ौक़ को असेस करना चाहते हैं या अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो अंग्रेज़ी अदब के साथ भी हमारा तारुफ़ जो है वो अच्छा होना चाहिए, मेयारी नौइयत का तारुफ़ हमें होना चाहिए। मसलन मैं आपको मिसाल अर्ज़ करता हूँ कि हम फ़र्ज़ करें हाली को पढ़ रहे हों तो हाली की गज़ल को आप एक तरफ रख दीजिए, बाकी हाली जो है गज़ल के अलावा उस हाली को भी आप अप्रिशिएट नहीं कर सकते जब तक कि आप उसका वो वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट रिलेट न कर पाएँ। तो हाली से आप आगे चलते आइए, जितने आपके नावलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, सब के सब जो हैं वो उनकी सेंसिबिलिटी रूटेड है वेस्टर्न ट्रेडिशन में। यानी आपका बड़ा शायर है इकबाल, तो इकबाल के यहाँ भी जो कंस्ट्रक्ट है शेर की, कोई शक नहीं है कि इकबाल हमारी उर्दू और हमारी फ़ारसी और अरबी और हिंदी या संस्कृत की रिवायत कह लें, इकबाल का जो पोइटिक जीनियस है दैट वाज एसेंशियली फॉर्म्ड और शेप्ड बाय द थिंग्स आई रेफर्ड। तो इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इकबाल का जो इमीडिएट सरकमस्टेंस है वो ज़ाहिर है वेस्टर्न है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। इकबाल जिस फॉर्म को, पोएटिक फॉर्म को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, नज़्म, वो भी आपको मालूम है कि हमारे यहाँ तो नज़्म नहीं थी, हमारे यहाँ तो कसीदा था, मसनवी थी। क्योंकि यहाँ ये भी समझ लें कि हर तहज़ीब के जिस तरह उलूम होते हैं ना, कुछ ख़ास उलूम हर तहज़ीब पैदा करती है, इसी तरह अदब और फ़नून की भी कुछ ख़ास औज़ा हर तहज़ीब रखती है। ये बड़ी बुनियादी चीज़ है। मतलब उलूम को आप किसी तहज़ीब के मरकज़ में सूरज की तरह जगमगाने वाले तसव्वुर कायनात से काट कर नहीं देख सकते, और ना ही आप तख्लीक़ी इजहार को किसी तहज़ीब के तसव्वुर हकीकत से काट कर देख सकते हैं। इसका सबब है कि मतलब है कि जो आपका अदब है, आपके जो आर्ट्स हैं, वो आपके तसव्वुर जमाल से जुड़े हुए हैं। मतलब आपका जो भी आइडिया ऑफ ब्यूटी है, अभी प्रोफेसर साहब आपको ग्रीक के हवाले से कुछ बुनियादी बातें बता रहे थे, तो आप मसलन आप प्लेटो से कर लें, चेक कर लें, तो प्लेटो भी आपको बताएगा कि आपका जो आइडिया ऑफ ब्यूटी है दैट इज़ डायरेक्टली लिंक्ड टू योर आइडिया ऑफ ट्रूथ, आइडिया ऑफ रियलिटी। अच्छा, इसी तरह जो गुडनेस है आपकी, आइडिया ऑफ गुडनेस, तो वो भी रिलेट करती है। तो सलीम अहमद ने एक दफ़ा कहा था कि हकीकत, सच्चाई, सदाकत अगर अमल में इजहार पाए तो हीरो बनता है, लफ्ज़ में इजहार पाए तो अदीब बनता है। मतलब ज़रा जज्बाती किस्म का फ़िक्र है, लेकिन बात ठीक है, यानी थोड़ा सा जहन को रिलैक्स कर देता है। बाकी इसमें कोई बहुत गहरी मानवियत मुझे तो महसूस नहीं हुई, लेकिन यह है कि अच्छा है, सुनने में भी अच्छा लगता है, क्राफ्ट अच्छा है। अदब अपनी इब्तदाई तरीन तारीफ़ में क्राफ्ट है, और शायरी क्राफ्ट का एंड है। यानी शायरी की तारीफ़ में से आप हर एलिमेंट को निकाल दें, जैसे आप इंसान की तारीफ़ में से हर एलिमेंट को निकाल दें तो पीछे जो चीज़ लाजिमन बच जाएगी, यानी जो इररिड्यूसिबल है या इनरिड्यूसिबल एलिमेंट इंसान का, वो है अखलाक, या मैं इसे सादा करके कह देता हूँ, वो है ताल्लुक़। यानी इंसान नाम ही ताल्लुक़ का है, इंसान ने रिलेट करना ही करना। आप हर चीज़ को, अक्ल को, शऊर को, सबको निकाल दें तो आखिर में जो चीज़ बच जाएगी जिसे आप रिड्यूस नहीं कर सकेंगे, वो है ताल्लुक़, हुए ताल्लुक़, या मतलब पैशन टू रिलेट। तो इसी तरह शायरी में से आप सब चीज़ों को निकालते चले जाइए, एक चीज़ जो लाजिमन बच जाएगी वो है क्राफ्ट। शायरी अपनी इब्तदाई तरीन तारीफ़ में क्राफ्ट है। ये मानी वग़ैरह ये शायरी में इजाफ़ी होते हैं, मतलब मानी की कोई बहुत बड़ी हैसियत नहीं होती शेर में। हाँ, अगर कोई बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, जिस तरह अभी बार बार फैसल इकबाल को रेफ़र कर रहे थे, या इन्होंने होमर का नाम लिया या मिल्टन का नाम लिया, मतलब इस तरह जो बड़े शायर हैं, यानी जिन्हें हम जीनियस कह सकते हैं, या हायर पोइट्री जिन लोगों ने प्रोड्यूस की है,
या कम अज़ कम बल्कि यूँ कहना चाहिए कि जो करीब करीब तकदीस की सतह को छूने लगते हैं तख्लीक़ में, ये जो शायर होते हैं ना, यहाँ मानी भी चूँकि मानी की पैदाइश भी नए सिरे से होती है। यानी बड़े शायर, एक शायर के यहाँ सिर्फ मानी की पैदाइश नहीं होती, बल्कि बड़े शायर के यहाँ, या मैं इसे ज़रा जनरलाइज़ कर देता हूँ, बड़े आर्टिस्ट के यहाँ कायनात नए सिरे से जन्म लेती है। मतलब ये E.M. फॉस्टर ने कहा हुआ है आर्ट ऑफ नावल राइटिंग में, यही नाम है किताब, आर्ट ऑफ नावल राइटिंग। आप में जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं रेफ़र करूँगा कि नावल की अंडरस्टैंडिंग के लिए E.M. फॉस्टर की किताब ज़रूर पढ़ें, आर्ट ऑफ नावल, मेरा ख्याल यही नाम है। बहुत गैर मामूली किताब, बहुत ही उम्दा किताब नावल पे, अगर आपने नावल निगारी के फ़न को देखना है। और दूसरा यह है कि नावल की जो पैदाइश है, प्रोफेसर साहब ने बहुत उम्दा बातें कही हैं, मतलब तारीख़ी तनाजुर में। मैं एक बात इसमें इजाफ़ा करना चाहता हूँ उनकी इजाज़त से, कि नावल की अगर आपने इनर को देखना है ना, तो शायद आपको सुनने में अजीब लगे, लेकिन इंतज़ार हुसैन की एक किताब है अलामतों का ज़वाल, या इस नाम की अलामतों का ज़वाल, तो उसे देखने की कोशिश करें। वहाँ जहाँ उन्होंने दास्तान और नावल को किया, नावल वैसे कहानी का ज़वाल है, मतलब मेरी राय ये है, नावल की पैदाइश ने कहानी को डिक्लाइन किया है, ये मैं समझता हूँ। और ये अंग्रेज़ी नावलिस्टों ने सिर्फ 50-60 सालों में रियलाइज़ कर लिया था। और यानी जब आप देखते हैं कि जो कन्वेंशनल विक्टोरियन नावल है या 18th सेंचुरी नावल है, उसमें आपको जॉर्ज इलियट के यहाँ एक क्रैक्स पढ़ने नज़र आ रहे हैं। और जॉर्ज इलियट के बाद फिर हार्डी ने तो नावल को वैसे ही पोलिटिसाइज़ कर दिया। और जब मॉडर्न नावलिस्ट आते हैं तो वो आपका वो जो पूरा पैराफर्नेलिया है, या कोई भी आसान लफ्ज़, मतलब जो पूरी किट है नावल मेकिंग की, जिसमें सारे टूल्स हैं, वो या रिसोर्स है पूरा नावल राइटिंग का, उसे वो रिजेक्ट कर देते हैं। और जदीद जो नावल निगारी है उसमें यानी मॉडर्न नावल को विर्जीनिया वुल्फ, जॉइस वगैरह, या मार्शल प्राउस्ट, अगर आप फ्रांस की बात करें, या इसी तरह बाकी यूरोप की बाकी जो अदबी ट्रेडिशंस हैं, उनमें जो नावल है वो बिल्कुल उस कन्वेंशनल उससे हट गया। मतलब ये उस सेंस में नावलिस्ट नहीं है जॉइस वगैरह, जिस सेंस में मसलन जेन ऑस्टन नावलिस्ट है। यहाँ कहानी हैज़ सीज टू एग्जिस्ट, यानी कहानी का भी सेंस बदल गया। तो ये वैसे समझने की बात है, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन का एक बाय प्रोडक्ट है नावल। नावल मैं अभी कहा कि कहानी का ज़वाल है, तो उससे मेरी मुराद ये है कि नावल ने, इन्होंने शुरू में हरीरी के हवाले से एक उम्दा बात कही कि इंसान जो है वो थिंक इन स्टोरीज़, इन टर्म्स ऑफ स्टोरीज़, मतलब है इमेजिनेशन। ये आप देखें बज़ाहिर पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट है ना, मैन थिंक्स इमेजिनेटिवली। वैसे तो थॉट इमेजिनेशन दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। मलग्रेव ने कहा था कि मेरा ख्याल ज़्यादा कोट ना करें तो ठीक है, इसी रवानी में मैं कुछ बातें अर्ज़ कर देता हूँ। तो मतलब है कि जो थॉट है, इमेजिनेशन है, ये पैराडॉक्सिकल है। तो उसने कहा कि मैन थिंक्स इन इमेजिनेशन। तो लेकिन ये देखिए कि जो आपका विक्टोरियन नावल है या जो क्लासिकल इंग्लिश नावल है, इसने इहाता ख्याल को या तख़य्युल के बाउंड्रीज़ को सुकेड़ दिया है, यानी चूँकि लॉजिक को अप्लाई किया ना। यही जहाँ से हम बात शुरू करेंगे ना क्लासिसिज्म पे, तो यहाँ भी यही प्रॉब्लम हुआ है क्लासिकल पोइट्री के साथ कि लॉजिकल क्लैरिटी के पीछे उन्होंने उस डेप्थ को, फ्रेशनेस को, क्रिएटिविटी को कंप्रोमाइज़ कर लिया। तो ये हमारे यहाँ भी ये चीज़ें चूँकि रेलेवेंट हैं, तो आज की इस नशिस्त की मानवियत इस एतबार से बहुत ज़्यादा। क्लासिसिज्म, रोमांटिसिज्म, आपको मालूम है कि इसका अदब के एतबार से बात करें तो बुनियादी इजहार शेर में हुआ है। वैसे तो क्लासिसिज्म भी और रोमांटिसिज्म भी ये सिर्फ को अदबी तहरीकें नहीं हैं, ये आर्ट की तहरीकें भी नहीं हैं सिर्फ, ये मतलब आप कह लीजिए कल्चरल मूवमेंट्स हैं। मतलब हम सिर्फ इन्हें आर्ट्स की तहरीकें भी ना समझें, न्यू क्लासिसिज्म को या रोमांटिसिज्म को, ये कल्चरल मूवमेंट्स हैं। यानी इन्होंने मगरिब में तकरीबन हर ज़ाविये से मुतासिर किया, नताइज पैदा किए हैं, फ़लसफ़े में, आर्किटेक्चर में, मतलब आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं पॉलिटिक्स के, इन पॉलिटिकल थ्योरी में। तो ये कल्चरल मूवमेंट्स हैं, ये सिर्फ अदबी तहरीकें नहीं हैं। तो न्यू क्लासिसिज्म ये हम स्टार्ट करते हैं ऑगस्टन पीरियड के साथ। कुछ तारीख़ी किस्म की बातें भी मैं अर्ज़ कर देता हूँ। ऑगस्टन पीरियड के साथ हम स्टार्ट करते हैं, और उसमें फिर हम देखते हैं कि स्विफ्ट है, उसमें अलेक्जेंडर पोप है, उसमें मसलन एडिसन है,
और उसके बाद फिर एज ऑफ जॉनसन है, उसमें डॉक्टर जॉनसन ही बड़ा आदमी है, और ये तकरीबन 1799 तक हम इस एज को कंक्लूड करते हैं। 1700 से ऑनवर्ड 1798 जब वर्ड्सवर्थ ने और कॉलरिज ने लिलिकर बैलेड्स पब्लिश किए, तो वहाँ तक हम इसे लिमिट करते हैं। तो ये जो क्लासिसिज्म है, इसे समझने के लिए मैं एक दो बातें अर्ज़ करता हूँ। जब भी आप किसी अदबी रिवायत को या अदबी तहरीक को या किसी अदबी नुक्ता नज़र को, मकतबा फ़िक्र को समझना चाहते हैं, तो दो सवाल आप ज़रूर उठाते हैं। पहला सवाल होता है कि ये अदब की नौइयत को, नेचर ऑफ लिटरेचर को या नेचर ऑफ पोइट्री को कैसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। यानी ये जो सवाल है व्हाट इज़ लिटरेचर, इसका क्या जवाब देते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि इनका क्या रवैया है। दूसरा बड़ा सवाल ये होता है कि जो बुनियादी फंक्शन है लिटरेचर का, इसकी गायत है, उसके बारे में इनका क्या नुक्ता नज़र है। तो दूसरा सवाल हम ये पूछते हैं कि अदब का फंक्शन क्या है। इस पे जो तहरीक, जो मकतबा फ़िक्र या रिवायत अदब की, वो जैसा जवाब देती है तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी ये थेरी ऑफ आर्ट है, ये थेरी ऑफ लिटरेचर है। वहाँ से ये भी समझ आ जाती है कि ये क्या है। तो क्लासिसिज्म पे अगर आप ये न्यू क्लासिसिज्म पे ये अप्लाई करें, तो न्यू क्लासिसिस्ट जितने हैं वो सब ये कहते हैं कि अदब जो है ये इमिटेशन है या आर्ट इमिटेशन है। यही स्विफ्ट कह रहा है, यही अलेक्जेंडर पोप कह रहा है, अगरचे ये वही कॉन्सेप्ट है बेसिकली एरिस्टोटेलियन, थोड़े से फ़र्क के साथ। ये जो न्यू क्लासिसिज्म है, ये मालूम है आपको कि ग्रीक रोमन यानी ग्रेको रोमन लिटरेचर्स का रिवाइवल है, लेकिन ये रिवाइवल है विद अ टिंच ऑफ डेकेडेंस। मतलब कि इसमें इन्होंने थोड़ा सा ना चीज़ों को लिमिटाइज़ कर दिया। एरिस्टोटल जब इमिटेशन कह रहा था, तो एरिस्टोटल के यहाँ मुराद थी कि क्रिएटिव जो रिप्रोडक्शन है वो है इमिटेशन। यानी शायर का शऊर जब तख़य्युल की उसमें, उसके साए में जब फितरत में मौजूद अशिया को छूता है, तो उन अशिया को इम्प्रूव कर देता है। और शायर का कमाल ये है कि शायर पर्टिकुलर और यूनिवर्सल को मर्ज कर देता है। अच्छा, वैसे एक बात मैं अर्ज़ करूं कि शेर व अदब पर, इनकी नौइयत पर कहने की सब बातें अफलातून और अरस्तू कह चुके हैं। ये बाद में पूरी क्रिटिकल थ्योरी और इससे पहले जो क्रिटिसिज्म है, ये अरस्तू और अफलातून की ही मतलब है कि रीफ्रेजिंग है सारी। वैसे अफलातून के बारे में तो फ़लसफ़े वाले भी मानते हैं ना कि फ़लसफ़े की तारीख़ का एक ही मतन है अफलातून, बाकी सब तशरीहात हैं। यानी अफलातून के बाद किसी फ़लसफ़े को नहीं मानते। मतलब ये ज़रूरी नहीं हम इस बात से एग्री करें, लेकिन कम अज़ कम इससे ये समझ आती है कि अफलातून की क्या सिग्निफिकेंस है। तो इसमें भी लिटरेचर में, क्रिटिसिज्म में भी ये लोग इंतहा करके गए हैं। मैं तो वैसे ज़्यादा तौर पर अफलातून का वैसे ही बहुत कायल हूँ। तो एरिस्टोटल जब ये कह रहा था ना, जब वो पोइट्री और फ़िलासफ़ी के साथ कंपेयर कर रहा है पोइटिक्स में, पोइटिक्स जो उसकी किताब है, आर्ट ऑफ पोइट्री हम उसे कहते हैं, पोइटिक्स, आर्ट ऑफ पोइट्री, साइंस ऑफ पोइट्री, कुछ भी कह लें, इल्म, फ़न शेर, सीधे लफ्ज़ों में हमारी ज़बान में फ़न शेर, शेर का फ़न क्या है। तो जब अरस्तू उसमें कह रहा है, तो वो कह रहा है कि पोइट्री जो है, हिस्ट्री जो है, वो पर्टिकुलर के साथ डील कर रही है और फ़िलासफ़ी इसके साथ डील कर रही है यूनिवर्सल के साथ। अच्छा, ये यूनिवर्सल पर्टिकुलर तो समझते हैं ना, मतलब यूनिवर्सल इर्रिस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड स्पेस एक आइडिया है एज सच, और जो पर्टिकुलर्स हैं वो उसकी मैनिफेस्टेशंस हैं। मसलन अरिस्टोटल ने प्लेटोनिक एग्जांपल्स दी भी हैं इस तरह की। मसलन आपके सामने ये दरवाज़ा है, तो ये पर्टिकुलर है और ये एक्सटर्नली एग्जिस्ट कर रहा है विद इन, यानी आप देख लें कि इसकी एग्जिस्टेंस टेम्पोरल है, स्पेशियल है। और जो आइडिया ऑफ द डोर है, दैट एग्जिस्ट इन माइंड ओनली। तो ये वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग डिबेट है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अफलातून और अरस्तू को इस पे कंपैरेटिवली पढ़ें कि ये जो आइडिया ऑफ यूनिवर्सैलिटी है, ये यूनिवर्सल्स है, इससे कितना बड़ा फ़र्क पड़ा है प्लेटो और एरिस्टोटल के यहाँ। तो वो जब ये कह रहा था अरिस्टोटल, तो वो कह रहा था कि शायर का जो इमिटेशन है, आर्ट, तो ये क्रिएटिव है। और दूसरी उसने बात की थी कथारसिस की, तो उसने कहा कि ये जो शायरी है ना, ये आपको अखलाक़ी हुदूद सिखाती है। कथारसिस का ये मतलब है, यानी आपको अपने अखलाक़ी हुदूद के अंदर कैसे रहना है ताकि आप ट्रेजेडी से बच सकें। अदरवाइज़ आपकी ट्रेजेडी हो जाएगी। वो शकीब जलाली का एक शेर है, फसीले जिस्म पे ताज़ा लहू के छींटे हैं,
हुदूद वक्त से आगे निकल गया है कोई, तो वगरना आप हुदूद वक्त से आगे निकल जाएंगे। तो अरिस्टोटल ये कह रहा है, और वो आर्ट समझता है शायरी को, मतलब वो इल्हाम नहीं समझता, महज इल्हाम भी समझता है, क्योंकि वहाँ अभी वो क्रैक पैदा नहीं हुआ जो रेनेसां के बाद हम इंग्लिश सेंसिबिलिटी में या वेस्टर्न लिटरेरी सेंसिबिलिटी में हम देखते हैं। वो क्रैक, वो स्किज्म, जैसे T.S. एलियट ने अच्छा खासा आर्ग्यू किया हुआ है कि रेनेसां के बाद इंग्लिश सेंसिबिलिटी, पोएटिक सेंसिबिलिटी, इंग्लिश लिटरेरी सेंसिबिलिटी वो ब्रेक कर गई थी, उसमें क्रैक पैदा हो गया था, यानी इमोशनल प्रिंसिपल और रैशनल प्रिंसिपल इनकी रिकन्सिलिएशन नहीं हुई। इसी बुनियाद पे ग्रायरसन की एंथोलॉजी पे जब लिखा है एलियट ने, तो उसने मेटाफिजिकल पोइट्स को बहुत अप्रिशिएट किया है और उसने कहा है कि दे वर मैन ऑफ यूनिफाइड सेंसिबिलिटी। तो यूनिफाइड सेंसिबिलिटी का ये मतलब है कि इमोशनल और रैशनल वहाँ रिकनसाइल्ड हैं, प्रिंसिपली रिकनसाइल्ड हैं। इसका भी सबब है, मैं अर्ज़ करता हूँ, मेरे पास 2-4 मिनट हैं। अच्छा जी, तो अरिस्टोटल के यहाँ चूँकि ये क्रैक नहीं है, तो वो शायरी को ना तो महज आर्ट समझता है और ना ही महज इंस्पिरेशन समझता है। उसका ख्याल है कि शायरी आर्ट भी है, इंस्पिरेशन भी, और यही बात दुरुस्त है। वगरना जिस तरह वो आतिश ने कहा है कि बंदिश अल्फाज क्या है जी, बंदिश अल्फाज चुनने से नगों के कम नहीं, शायरी भी काम है आतिश मुरस्सा साज का। यानी शायरी, या गालिब ने कहा है शायरी माना आफरीनी है, काफ़िया बंदी नहीं। तो गालिब बिल्कुल एक मुख्तलिफ पोजीशन ले रहे हैं। तो अरिस्टोटल, या जिस तरह फराज का एक शेर है, शायरी ताज़ा ज़मानों की है मेमार फराज, ये भी एक सिलसिला कुन फ़यकूं है, यूँ है। ये आप समझ लें रोमांटिक एटीट्यूड है, ये भी एक सिलसिला कुन फ़यकूं है, यूँ है। अच्छी गज़ल है फराज की। तो मतलब इसमें ना वो शायर, यानी जो उसकी पोएटिकनेस है वो समझ आती है कि फराज शायर है, पूरा शायर। तो ये एक रोमांटिक एटीट्यूड है। ये प्रोफेसर साहब, ये कहना बड़ा मुश्किल होता है कि फ़लाँ शायर है, क्योंकि शायरी ज़ाहिर है लफ्ज़ों को, शायरी वज़न का नाम थोड़ी है, वज़न तो बिल्कुल एक इजाफी चीज़ है। यहाँ तक तो रोमांटिक से मैं भी एग्री करता हूँ। तो लेकिन जब आप देखते हैं बाद में ये जब रिवाइव कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि शायरी जो है ये इमिटेशन, न्यू क्लासेस भी ये कह रहे हैं, बट दे वर सेइंग दिस इन अ स्लाइट डिफरेंट सेंस। तो उनका सेंस ज़रा डिफरेंट था, यानी उसके यहाँ वो जो क्रिएटिविटी है वो कंप्रोमाइज़ हुई है, यानी जो आप एक क्रिएटिव जीनियस के तौर पर इजहार करते हैं वो कंप्रोमाइज़ हुआ है। बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस हो गई हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा डेकोरम को उन्होंने कर लिया है, सिविलिटी को फोकस कर लिया, और फिर कहा है कि शायरी जो होती है ये रेफर्मेशन के लिए होती है, मॉरल इम्प्रूवमेंट के लिए होती है। यहाँ भी आप देखिए कि एरिस्टोटल का जो आइडिया है वो बहुत ही इन डेप्थ आइडिया है। इसे भी न्यू क्लासिसिस्ट ने थोड़ा सुकेड़ दिया और इमेजिनेशन को कंप्रोमाइज़ कर दिया, जिसके रिएक्शन में रोमांटिसिज्म आया है। तो जो रोमांटिसिस्ट्स हैं, रोमांटिसिज्म के बारे में हम कहते हैं रिवाइवल ऑफ वंडर है। तो ये आप समझ लीजिए कि जो अक्ल को एक गलबा हासिल करवा दिया था जज्बे पर या ख्याल पर, ये उसे तुड़वाने उठे थे कि हम इमेजिनेशन को अक्ल के पंजों से आज़ाद करवाएंगे। तो रोमांटिक्स जो हैं ये इनके भी डिफरेंट हैं वो कलर्स। मैं आप स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा, T.S. एलियट का उस्ताद है इरविंग बैबेट, उसकी एक बहुत उम्दा किताब है रोसो एंड रोमांटिसिज्म, ज़रूर पढ़ें। ऐसी चंद ही किताबें होती हैं, मैं तो कम ही किताबों को इतने स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूँ। इरविंग बैबेट की किताब है रोसो एंड रोमांटिसिज्म, बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीस है, ज़रूर पढ़ें। तो वो कहता है कि इसका कोई एक नहीं है डेफिनेशन। मसलन आप देख लीजिए कि वो जो वर्ड्सवर्थ है वो डिवाइनाइजेशन है नेचर की सारी, या पैंथियस्टिक उसने कर दिया है डिवाइन प्रेजेंस को इन द फिनोमेना ऑफ नेचर। और आप कॉलरिज को देखें तो सुपर नेचुरलाइजेशन है ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स की, या कीट्स को देखें तो वो प्योर इमेजिनेशन है, प्योर एस्थेटिक्स है। और शैले उसने ज़रा रेवोल्यूशनाइज कर दिया फितरत को। तो यहाँ एक बात आप नोट करें कि ये सारी स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द नेचर है, यानी इससे पहले जो एनलाइटनमेंट एज में नेचर को डेड ऑब्जेक्ट के तौर पर देखा गया ना, ये भी मैं आपको अर्ज़ करूँगा कि नेचर का जो कॉन्सेप्ट है इसके भी डिफरेंट इमेजेस हैं। नेचर का भी कोई एक स्टैंडर्ड नहीं है। न्यू क्लासिक्स के यहाँ नेचर और है, रोमांटिक्स के यहाँ नेचर और है। तो वहाँ नेचर बिल्कुल एक डेड चीज़ है,
यहाँ नेचर एक लिविंग ऑब्जेक्ट के तौर पर वर्ड्सवर्थ के यहाँ ये बहुत पोर्ट्रे हुई है। लेकिन ये बहरहाल सब के सब जो हैं रोमांटिक्स, ये नेचर को स्पिरिचुअलाइज कर रहे हैं या नेचर को वाइटलाइज कर रहे हैं। इनके यहाँ नेचर है बहुत एक वाइटल। फिर इनकी जो कहानियाँ हैं, अगर आप इसकी बात करें तो इनके जो हीरो हैं बहुत ईगोसेंट्रिक हैं और बहुत ही ज़्यादा बागी किस्म के लोग हैं और अफसरदा किस्म के। क्योंकि एक बात मैं आपको अर्ज़ करूं कि ख़्याल में तो जो मर्ज़ी कहते हैं, जिस तरह मिल्टन ने शैतान से ये तक कहलवा दिया कि माइंड हैज़ इट्स ओन प्लेस, इट कैन मेक हेवन आउट ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन। तो ये बातें ठीक हैं कहने की हद तक, लेकिन जब हकीकत के सूरज की तपिश लगती है ना, तो ये ख़्याल के जो आबगीने हैं ये पिघल जाते हैं। इसलिए हर रोमांटिक मायूस होकर मरा है। मतलब आप बेशक तारीख़ पढ़ के देख लें, इनकी बायोग्राफीज़ देख लें, तो ये बहुत तक ना फाल्सीफायर भी मैं कहता हूँ इन्हें। तो आजकल पाकिस्तान में भी एक रोमांटिसिज्म प्रिवेल किया हुआ है ना। मैं प्रोफेसर साहब भी चूँकि पाकिस्तान के हालात पे तशवीश का इज़हार कर रहे थे, तो मुझे मालूम नहीं है कि इनकी तशवीश का एंगल क्या है, लेकिन मुझे भी तशवीश है। लेकिन मुझे तशवीश है रोमांटिसाइजेशन की, यानी रोमांटिसाइज़ किया ना तारीख़ को, जिस तरह वो उसके बारे में बल्कि मैं कहता हूँ फ़ाल्सीफ़ाई किया है। जिस तरह लॉर्ड मैकाले के बारे में मार्क्स ने कहा ना कि ही वाज अ सिस्टमैटिक फ़ाल्सीफायर ऑफ हिस्ट्री। तो हमारे यहाँ भी बहुत सारे किरदार हैं हमारे कौमी सियासी मंजरनामे पर रहे हैं सिस्टमैटिक फ़ाल्सीफायर ऑफ हिस्ट्री और आर पॉलिटिकल हिस्ट्री। तो ये रोमांटिक्स का ये है कि आइडियलिज़म है और वो सुप्रीमेसी ऑफ इमेजिनेशन ऑफ रीज़न वो इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह गोएटे ने फाउस्ट से कहलवाया, अपने उसी फाउस्ट में उसने कहलवाया ना कि ये जो है, ये जो फीलिंग है या जो चीज़ जो असल में ग्रिप करती है इंसान के सेल्फ़ को, तो वो कहता है इसका नाम तो मुझे मालूम नहीं है, आप इसे कुछ भी कह लीजिए, यानी आप इसे कॉल इट अ ब्लेस, हार्ट, लव, गॉड, आई हैव नो नेम टू गिव इट, फीलिंग इज़ ऑल इन ऑल। तो ये रोमांटिसिज्म है, फीलिंग इज़ ऑल इन ऑल। ठीक है जनाब। अब आखिरी बात मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो रोमांटिसिज्म और न्यू क्लासिसिज्म है, ये बुनियादी तौर पर डिसइंटीग्रेशन है, यानी इंग्लिश पोएटिक सेंसिबिलिटी में एक डिवाइड पैदा हो गया है। ये वही कार्टेशियन डिवाइड है। आप में जो इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं ज़रूर ये गुजारिश करूँगा कि कॉम्पटन रिकेट की हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ने की कोशिश करें। कॉम्पटन रिकेट, क्योंकि उसने फ़िलोसॉफिकली चीज़ों को रिलेट किया है, बहुत अच्छा लिखा है। यानी उसने रिलेट किया है डिकार्टीज़ के साथ न्यू क्लासिसिज्म को, एनलाइटनमेंट के साथ, और इन्हें रोमांटिक्स को लॉक वगैरह, हॉब्स वगैरह के साथ। तो ये वो डुअलिटी है या डिवाइड है जो यहाँ पैदा हो गया है, और इमोशनल और रैशनल प्रिंसिपल्स इनकी रिकन्सिलिएशन नहीं हो पा रही, और ये एक तरह से कॉन्शियसनेस जो है पोएटिक उसका फॉल है, मैं ये समझता हूँ। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इस पर्सपेक्टिव में हम अगर इसे अप्रोच करें तो हम ये जो क्लासिकल एटीट्यूड है, रोमांटिक एटीट्यूड, क्योंकि इंसान जो है ना वो उसका अदबी इजहार इंसान की कुल्लियत का इजहार होता है। बड़ा अदब वो होता है जो इंसान को उसकी कुल्लियत में ज़ाहिर करे, यानी हॉलिस्टिक जो पर्सपेक्टिव क्रिएट कर सकें, उसे हम कहते हैं बड़ा अदब। तो इनमें बड़े कामयाब शायर हैं न्यू क्लासिसिस्ट में। अलेक्जेंडर पोप के क्या कहने हैं, स्विफ्ट के, ख़ुद जॉनसन, बाद में वर्ड्सवर्थ, क्या कहने, यानी अगर आप शायर की हैसियत से देखें। लेकिन कुछ सर्टन प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने कुछ रेफ़र कर दिए हैं, वक्त चूँकि इतना नहीं है। पहले भी शायद मैं जो वक्त मेरे हवाले से तवक्को की जा रही होगी कि मैं इतना टाइम गुफ्तगू करूँगा, शायद मैंने उससे पहले ही ज़्यादा वक्त ले लिया हो। तो मुझे इसका पूरा एहसास है कि मैं इस मौजू के साथ इंसाफ नहीं कर सका, वक्त की किल्लत थी। मैं आपका दोबारा से बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्लाह आप सबसे राज़ी हो और आप इस सिलसिले को बरकरार रखिए और इससे इम्प्रूव कीजिए। आप बहुत बड़ी खिदमत कर रहे हैं प्रोफेसर साहब नौजवानों की। ये ज़्यादा खुशी की बात है कि इस आपकी नशिस्त में नौजवानों की तादाद है, तो इन्हें बिल्कुल इनकी आप एक कौमी फरीज़ा सर अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह आपसे राज़ी हो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रोमानियत की कोई एक जामिया और वाज़े एक डेफिनेशन इस तरह हो जाए कि खुशी और बलीग और जामिया, ये मुमकिन नहीं है कि हम इसकी, हाँ मैं एक बात अर्ज़ करता हूँ। रोमांटिसिज्म इज़ रिजेक्शन ऑफ द इमीडिएट, यानी जो हाजिर व मौजूद है ना, इमीडिएट,
उसकी रिजेक्शन है, उसकी तरदीद है, उसका इनकार है रोमांटिसिज्म। अब इस बात को आप अप्लाई कर दें तो सारे रोमांटिक्स डिफाइन हो जाएंगे। जो कुछ भी हाजिर हो मौजूद, आप इसे ब्लेक पे अप्लाई करें, आप इसे कीट्स पे अप्लाई करें, वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज, किसी पे भी अप्लाई करें। इकबाल ने जो कहा, इकबाल ने तो अगरचे और मानों में कहा है, लेकिन मैं काम चलाने के लिए शेर पढ़ देता हूँ। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, इनके लिए तो पढ़ना हो तो कहना चाहिए है वही तेरे ज़माने का इमाम नाहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। तो ये रिजेक्शन ऑफ द इमीडिएट है, हाजिर व मौजूद का इनकार है रोमांटिसिज्म। ठीक है जनाब, बहुत शुक्रिया, खुश रहें।